और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पीडीपी नेता परवेज अहमद पर यह आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में उनका सिक्योरिटी गार्ड हो गया है जख्मी। बताया जा रहा है कि हमला पीडीपी नेता परवेज अहमद के घर में घुसकर किया गया है। तो घर में घुसकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है और जानकारी ये कि इसमें पीडीपी नेता के सिक्योरिटी गार्ड को चोट आई है, वो जख्मी हुए हैं। हमले में घायल सुरक्षाकर्मी को फिलहाल भेजा गया अस्पताल। कुछ लोग आए थे, परवेज साहब पे हमला हुआ, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी यहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे उनकी सिक्योरिटी इन लोगों ने विड्रा की है। ज़रूरत है कि इस बात को जो है नए सिरे से देखा जाए। इस तरह हलाकत में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को डालना सही नहीं है। चलिए सीधे हम घटनास्थल का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए। रिफत, अब क्या अपडेट आपको इस पूरे हमले के बारे में मिल पा रहा है और अगर वहां की तस्वीरें भी आप दिखा पाए जहां पर यह हमला हुआ? इंजन पे हमला हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। गायत्री, मैं उन्हीं से बात कराऊंगी। जी बताइए क्या हुआ? जी, आज सुबह मेरे घर के अंदर दो लोग घुस गए जिनके ऊपर फैरन लगा था। दो AK-47 उन्होंने निकाले और उधर फायर करने की कोशिश, दो फायर किए। तो उसी में हमारा दूसरा PSO यहाँ से निकला, उसने फायर किया। अगर वो PSO यहाँ नहीं होता तो ये आज शायद ये तीसरा आइटम तो मेरे ऊपर था। तो ये यानी कि आपकी जान बाल मेरे बच्चे बुजुर्ग माँ है। आज हम दो सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। वो गंभीर घायल है, पता नहीं वो बचेगा क्या। तो ये पीडीपी के नेता है जिनका ये कहना है कि उनके PSO गंभीर रूप से घायल हुए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये उनका घर है और उस गेट पे जो है ये हमला हुआ, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। अभी यहाँ पे CRPF और पुलिस के लोग आ रहे हैं। मामले की अब जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि एक मिलिटेंट अटैक है। आपको मालूम है कि एक DDC के कैंडिडेट पे अटैक हुआ था अनंतनाग में, उसके बाद एक और अटैक है ये किसी पॉलिटिशियन पे। तो ऐसे में जरूर जिस तरीके से DDC के इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें से अगर इस तरीके का अटैक होता है तो कहीं ना कहीं वोटर्स पे भी खौफ हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कौन लोग थे, क्यों अटैक उन्होंने किया, अब ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पे मिलिटेंसी अभी भी है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। हालांकि सेंट्रल कश्मीर में आपके पास लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। इस बीच ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। एक दिन पहले यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद काफी देर तक चली जवाबी कार्रवाई के बाद 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। जबकि कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने से जवानों ने तलाशी अभियान को भी जारी रखा। भारी बर्फबारी के बीच घने जंगलों में चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान जवानों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन्होंने एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बताया गया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे, जबकि जिंदा पकड़ा गया आतंकी कश्मीर का रहने वाला और कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से पहुंचे पाकिस्तानी आतंकियों के लिए गाइड का काम कर रहा था। नहर के बांध से खींचना। मैं बताता हूं, चलना उधर आगे से दरवाजे से। उसकी नहीं, वो बंद रहा है ना, बंद रहा, फेरो जा रहा है भाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अमित शाह के घर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे, गृह मंत्री के घर पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जाहिर है किसानों का मुद्दा और इसको लेकर कृषि मंत्री का गृह मंत्री के घर पहुंचना, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार ये कह रही है कि किसानों के मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकाल लिया जाएगा। तो वहीं किसान आंदोलनरत हैं। इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अमित शाह के घर पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह
तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं और आपको यह भी बता दें कि लगातार अब उन किसानों की तरफ से भी पक्ष सामने आना शुरू हो चुका है जो कृषि सुधार कानून का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा की तरफ से भी किसान पहुंचे थे, कृषि मंत्री से मुलाकात की और कल उत्तराखंड के भी किसान पहुंचे थे जिन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, कृषि सुधार कानून का समर्थन किया। इस सब के बीच जो किसान आंदोलनरत हैं उनको लेकर क्या सॉल्यूशन निकलेगा। हालांकि ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि 15 दिसंबर को बातचीत हो सकती है सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कृषि मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं, क्या और जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल अब से 10 मिनट पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी आवास से निकलकर, दोनों का आवास अगल आमने सामने में है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे। 10 मिनट पहले ये पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि लगातार जो किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार बार बार ये भी कह रही है कि ये पूरा आंदोलन जो है उसमें बातचीत को तैयार है, उनके विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि किसान अभी राजी नहीं हुए हैं, उनका कहना है कि तीनों कानून वापस लिया जाए। और दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों का ये भी कहना है कि उसमें एंटी एलिमेंट यानी कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो देश विरोधी हैं। तो इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी, यही माना जा रहा है। लगातार जो किसानों का आंदोलन जारी है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि उसे खत्म कराया जाए किसी न किसी तरह से। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और माना ये जा रहा है कि अगले कुछ देर तक और ये बैठक चलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात की, कुछ कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक से पहले कृषि मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे थे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे, तो कुछ ब्रीफ किया होगा और उसी के बाद ये चर्चा जारी है अभी दोनों मंत्रियों के बीच। तो बड़ी जानकारी नीरज दे रहे हैं कि पहले जो मंत्रालय के अधिकारी थे वो कृषि मंत्री के पास पहुंचे, कुछ ब्रीफ किया और उसके बाद कृषि मंत्री की तरफ से अब गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी नीरज की तरफ से दी जा रही थी। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के मुद्दे पर। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये भी जानकारी मिल रही थी कि कल, क्योंकि 15 तारीख का ये कहा जा रहा था कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन अंदर खाने बातचीत चल रही है सरकार और किसान नेताओं की, जो किसान आंदोलनरत हैं। एक दिन पहले कृषि मंत्री का गृह मंत्री के घर पहुंचना, क्या उसको लेकर भी हो सकता है कोई बातचीत? उसको लेकर क्या संभावना बनने की, क्या कल वाकई बातचीत हो सकती है? चलिए नीरज के पास चलेंगे अपडेट लेने के लिए, लेकिन बड़ी जानकारी कि अमित शाह के घर पर अहम बैठक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अमित शाह की। और आइए बंगाल की खबर पर लौटते हैं। जिस तरीके से बंगाल में सुरक्षा पर लगातार बवाल जारी है, बंगाल में बवाल जारी है, सवाल ये कौन जिम्मेदार है? आपको बता दें, यूं तो बंगाल में बवाल है यूं ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगा रही है। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के साथ ही वहां के बीजेपी दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और ऐसे में बीजेपी ने ममता सरकार के कामकाज और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी बीच बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में जिस तरह का अराजक माहौल बना हुआ है और निष्पक्ष और बिना डर के माहौल में चुनाव के लिए बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। तो बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है क्योंकि चुनावों को 6 महीने का वक्त है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव होते हैं तो सेंट्रल फोर्सेस पहुंचती हैं, लेकिन इससे पहले ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हमारे सहयोगी कोलकाता से अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए, आप कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, वर्तमान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता की बीजेपी कह रही है कि उसकी हत्या हुई है, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 130 के आसपास उनके कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने कर दी है। उसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है प्रदेश में। और कैलाश विजयवर्गीय जो प्रदेश के प्रभारी हैं, कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद वो भी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से वर्तमान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है उस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है बीजेपी की। और बीजेपी लगातार जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर के केंद्र से लेकर के और राज्यपाल तक के दरवाजे खटखटाती रही। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुद चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो केंद्रीय बल है, अर्धसैनिक बल है, उनकी निगरानी में चुनाव होने चाहिए। वैसे तो बिहार में या किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव आयोग वहां करता ही है और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तो ज़्यादा तैनाती होती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या राजनीतिक प्रचार के दौरान, क्या जब यहाँ चुनाव होते हैं उसके पहले से ही अर्धसैनिक बलों के हवाले
पश्चिम बंगाल किया जाए, इसको लेकर के कई दिक्कतें हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की बिना अनुमति के क्या अर्धसैनिक बल यहाँ पर आप कोलकाता की बात करिए, बर्धमान की बात करिए या फिर मुर्शिदाबाद की बात करिए, क्या वहाँ पर तैनात किया जा सकता है? एक लीगल जरूर इशू है, लेकिन बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है और ये कह रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। जी, और इसको लेकर राज्य का रुख क्या रहेगा? हालांकि संभावना शून्य है कि अनुमति दी जाए राज्य की तरफ से केंद्रीय बल की यहां पर तैनाती की, लेकिन क्या उसके बाद फिर टकराव बढ़ेगा? इसके लिए अरुण आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या का आरोप लगाया है। सुखदेव का शव एक तालाब के किनारे से बरामद हुआ। परिवार के मुताबिक सुखदेव 2 दिन पहले बीजेपी के एक जुलूस में गया था। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हत्या की राजनीति को बंद करें और मैं ममता जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपकी संवेदना शून्य हो गई है। इस हिंसक प्रवृत्ति का वर्चस्व पूरे देश की जनता ने किया है और हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार का काम हो रहा है, हम इस हिंसा के प्रतिकार में सब लोग उसका विरोध करें, चाहे जो भी दल के लोग हों। हम किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर बड़ा हमला बीजेपी का, लेकिन सवाल यही सिर्फ सियासत या वाकई बंगाल में कानून व्यवस्था बेहाल है? और अगर बेहाल है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अमित हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, आपने ये जानकारी दी थी कि 12 बजे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को पहुंचना था, जिसकी संभावना आप ना के बराबर बता रहे थे। वहां से क्या अपडेट, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, 12:15 के आसपास गृह सचिव से मुलाकात का समय तय था। जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी का, फिलहाल अभी तक उनके आने की कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं है और कानून व्यवस्था के ही मुद्दे पर पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा स्पष्टीकरण मांगा था गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से। तो अगर ये मुकम्मल जवाब नहीं दे पाते हैं तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सख्त से सख्त कदम यहाँ पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से और ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल शुरुआत में ये सिर्फ तलब किया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम कड़े कदम की भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच ये भी आपको बताते चले, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हिंसा जारी है, बीजेपी मांग कर रही है कि सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाए, तो क्यों ऐसी हालात क्यों? जिस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारी मशीनरी को, पुलिस प्रशासन को अराजक तत्वों ने और गुंडों ने हाईजैक कर रखा है, जिस तरह से एक खूनी खेल और उसका तांडव सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात सब साफ दिखाई पड़ती है कि सरकार नाम की चीज़ रह नहीं गई है। एक चीज़, अब उनके नेता कहते हैं कि साहब अगर सरकार हमारी चली जाएगी तो ममता जी सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार तो उनकी जाएगी, लेकिन ममता जी 100% सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जो इस समय गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व हैं वो जेलों में रहेंगे, सड़कों पर नहीं रहेंगे, और बंगाल के लोग भी सुरक्षित होंगे और ख़ुद ममता जी भी और उनकी पार्टी के लोग भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि अराजकता, उद्दंडता, खून खराबा ये कल्चर बना दिया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, और इस तरह के कल्चर को किल करने की ज़रूरत है। कल्चर को किल करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में चुनाव संभव नहीं होगा बिना पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाए? देखिए, इस केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव आयोग, अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग को भी इस बात में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था, इतनी उद्दंडता और अराजकता नहीं हुई थी, तब भी सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ था, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, बीजेपी की इस मांग पर आपका क्या रिएक्शन होगा, ये तो आप दीजिए ही, लेकिन इससे इतर मेरा सवाल ये कि बीजेपी की इस तरह की मांग को लेकर अपनी सियासी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, वीआईपी प्रोटेक्टी यानी जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है,
इस माहौल में आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो सकते, क्योंकि चुनावों को अब ज्यादा वक्त भी नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और खून खराबा तो वहाँ हो रहा है। पार्टी वर्कर्स का हत्या, जैसे मुकुल राय ने अभी जो बयान दिया बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुकुल राय पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और हिंसा के इंचार्ज थे। वो तृणमूल की तरफ से जो ममता की तरफ से हिंसा होती थी उसके मुख्य कार्यकर्ता थे वो। तो अगर वो कह रहे हैं हिंसा हो रही तो उनकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, इलेक्शन कमीशन की और नेशन एज ए होल की जिम्मेवारी है कि बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव कराया जाए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को वो करना चाहिए। ठीक है, इस पर केंद्र का रुख क्या रहेगा उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। एक शख्स की हत्या होती है, बीजेपी का आरोप कि ये हत्या उनके कार्यकर्ता की हुई है। वर्धमान की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई और साथ ही आगजनी में कुर्सी, टेबल समेत दफ्तर के जो दूसरे सामान थे वो भी जलकर खाक हो गए। बीजेपी ने तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। हालांकि टीएमसी इन आरोपों से इनकार कर रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, वो तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इस पूरी तोड़फोड़ को और आगजनी को अंजाम दिया गया। मतलब मसला तो कानून व्यवस्था से जुड़ा है। अगर वो टीएमसी के गुंडे भी नहीं है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता भी नहीं है, तब भी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की तो शासन और प्रशासन की है। देखिए, निश्चित रूप से जो स्थानीय पुलिस है उसको इस बात की जानकारी मीडिया को और साथ ही साथ बीजेपी को भी देनी चाहिए कि जिन लोगों ने आग लगाई वो कौन थे। आखिर कानून व्यवस्था पुलिस का ही काम है वहां पर संभालना। जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की सरकार और बीजेपी में टकराव की, आप देखिए कि केंद्र सरकार के साथ भी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार का टकराव है। परंपरा और नियम कानून में अंतर होता है। परंपरा यह है कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे यहाँ पर तो राज्य का मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने जाएगा, लेकिन नहीं भी जाएंगे तो संविधान के मुताबिक कोई उन्होंने संविधान को तोड़ा नहीं है, वो किसी मंत्री को भेज सकते हैं, लेकिन नियम कानून अपनी जगह पर होते हैं। अगर कोई आईपीएस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आता है और उसको गृह मंत्रालय की तरफ से बुलावा भेजा जाता है, वो अगर नहीं जाता है तो ये निश्चित रूप से अनुशासनहीनता है। तो इस तरह से अगर सारे स्टेट करने लगे, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में कि लगातार कई राज्यों ने सीबीआई जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उसके राज्य में अगर सीबीआई आएगी तो बिना उनकी अनुमति के नहीं आ सकती है। तो इस तरह से जो केंद्र और राज्य में लगातार टकराव बढ़ रहा है वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इस बारे में चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, अगर उनको गृह मंत्रालय बुलाता है वो नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक लोकतंत्र और फेडरल जो स्ट्रक्चर देश का है कि राज्य और केंद्र दोनों सहभागिता से, सहयोग से, समन्वय से देश को चलाएंगे, उसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच जो एक तरह से लगातार तनातनी चल रही है। बिल्कुल, लगातार तनातनी केंद्र और राज्य के बीच। लेकिन इस बीच ये भी बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने से कर दिया इनकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने 3 अधिकारियों को बुला लिया था। ये तीनों अधिकारी दरअसल जेपी नड्डा की सुरक्षा में तैनात थे और सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था, जिसकी रिपोर्ट राज्यपाल ने दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को कार्य मुक्त करने से कर दिया इनकार और गृह मंत्रालय को भी इस बारे में जवाब भेज दिया गया है। अमित पांडे दिल्ली से लगातार हमारे साथ हैं। अमित, दोनों पार्टियां, चाहे बात टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, दोनों संविधान का पाठ पढ़ा रही हैं, लेकिन इस सबके बीच डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाने का अधिकार है केंद्र के पास, ये जानकारी है, ये संवैधानिक है। इस तरह की बात अरुण ने भी कही और शेष नारायण जी भी कह रहे हैं। लेकिन अब विकल्प क्या बचता है अगर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचते? आप बता रहे हैं कि अभी तक तो नहीं पहुंचे। देखिए, बराबर जो केंद्र सरकार है वो उसका काम है सुनिश्चित करना कि सारे राज्यों में कानून व्यवस्था का पालन हो। और इस केस में लगातार 4 दिन में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जब केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग नहीं मिला, राज्य सरकार ने मना कर दिया। पहला आईपीएस अधिकारियों का मामला और दूसरा अब डीजीपी और मुख्य सचिव का मामला होता दिख रहा है। तो इसमें अब हम ये उम्मीद करेंगे कि अब विकल्प जो केंद्र सरकार है, बराबर आदेश स्पष्टीकरण या तो स्पष्टीकरण जारी करेगी केंद्र सरकार की, आप बताइए कि क्यों नहीं आए, या कानून व्यवस्था की जो स्थिति है सिलसिलेवार तरीके से दीजिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया था कि वहां पर कानून व्यवस्था की
जो पालन करने के लिए अधिकारी वहां पर व्यस्त हैं। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक या कल तक एक कड़ा कदम केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की ओर से इस प्रकरण को कानून व्यवस्था के चलिए अमित, आप नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे अपडेट के लिए आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि बिहार चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। शनिवार को हैदराबाद में एआईएमआईएम की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 27% है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच एआईएमआईएम का उभार ममता बनर्जी के चिंता का सबब है। बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा है, जबकि कई जिलों में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। और ऐसे में ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। वारिस पठान जुड़े थे, रणनीति का खुलासा नहीं करें, बता नहीं रहे हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीमांचल में प्रदर्शन के बाद ओवैसी ने खुद कहा था जहां माहौल मुफीद लगेगा हम चुनाव लड़ेंगे। अब जब एमआईएम बंगाल के चुनाव में कूदेगी शेष जी, तो ये किसके लिए राहत और किसके लिए आफत आपकी नजर में? के लिए तो मुसीबत होगी और राहत होगा। जैसे अरुण सिंह ने आपको बताया ना कि असदुद्दीन ओवैसी के महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हो गई और राष्ट्रीय दल के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। जैसे मायावती का दल था एक टाइम पे, अभी भी है, तो वो अगर वो उनकी सीटें बिहार में आ गई, उत्तर प्रदेश में आ गई, महाराष्ट्र में आ गई और बंगाल में भी अगर कुछ सीटें 4% ज्यादा जीत लेते हैं वो, तो फिर वो तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए हकदार हो जाएंगे। तो उनके वो सपने हैं, तो उनको राहत होगी और बीजेपी को बहुत बड़ी राहत होगी। जो तुष्टीकरण अपीजमेंट ममता बनर्जी पिछले 10 साल से कर रही हैं कि वहां पे हिंदू मंदिरों का मैनेजर, ट्रस्ट का इंचार्ज वो मुसलमान को बनाती रही हैं, तो वो उसका भी खुलासा पर्दाफाश होगा। तो उनका जाहिर है कि नुकसान ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा होगा और फायदा तो बीजेपी का होगा और असदुद्दीन ओवैसी का होगा। जी चलिए लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे को घेरने के लिए दाव चले जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग छिड़ी है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का वक्त है, लेकिन वहां के राजनीतिक हालात को देखते हुए लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत का तूफान अभी नहीं थमने वाला। इसी कड़ी में बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर डाली है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, आमने सामने बीजेपी और टीएमसी, ममता और बीजेपी में वार पलटवार। क्या ढहने वाला है टीएमसी का किला? बीजेपी की तैयारियों से डर गई ममता। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में बस ज्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल का सियासी अखाड़ा किसी जंग के मैदान सा लगने लगा है। बीजेपी जहां पूरी ताकत से ममता बनर्जी सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं टीएमसी अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह हो चुका है कि बंगाल के राजनीतिक अखाड़े से रोजाना कोई नया दांव सामने आ रहा है। अब बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में जिस तरह का अराजक माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए केंद्रीय बल की तैनाती की जाए, ताकि बंगाल में बिना डरे चुनाव कराए जा सकें। उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक गई, तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहती है। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए, और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। खुद हमले में चोटिल हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में आर पार की लड़ाई की ठान ली है। इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि सीएए को लेकर राज्य सरकार सहयोग दे तो भी ठीक,
नहीं देंगे तो भी CAA लागू होकर रहेगा, यानी बंगाल में नए साल पर CAA लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि CAA लागू हो जाएगा जनवरी लास्ट तक या फरवरी। अमित शाह जी ने ये कोई घोषणा क्या सूचना देगा इधर? पहले ही बोल चुके हो कि हम नागरिकता देंगे। तो जनवरी में भी हो सकता है क्या? जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार अभी नियम बना रही है उसके। उधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला अभी थमा नहीं है कि शनिवार को उत्तर 24 परगना के हौली शहर में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की मौत की खबर आ गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर घर जाकर गृह संपर्क अभियान के दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने उनके एक कार्यकर्ता की पिटाई की और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई, जिसके चलते बीजेपी को एक बार फिर TMC पर हमलावर होने का मौका मिल गया। पश्चिम बंगाल में TMC का राजनीतिक आतंक जारी है। हली शहर के वार्ड नंबर 6 और 9 में इन TMC गुंडों ने हमला करके 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। घायल सैकत भोवाल ने दम तोड़ दिया और खलानी दास की हालत अभी गंभीर है। वहीं TMC इस मामले में बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। बंगाल में हिंसा का पॉलिटिक्स था। बहुत दिन CPM हमारा वर्कर को पिटाया, मारा, खून किया, हजारों हमारा वर्कर को खून किया। लेकिन ये लोग हर जगह में हमारा पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स है कि तृणमूल कांग्रेस जिधर भी है उसको पिटाई करो, धुलाई करो, पत्थर छोड़ो, ऐसा। तो किसी टाइम में अपना आदमी अपना को गोली चलाता है और वो छड्डा लगकर मौत भी हो जाता है। हमने अपना आदमी का बीजेपी का जैसे हुआ नॉर्थ बंगाल में। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन होता है। ये अरेस्ट कितने हुआ है अभी तक? 3 जन। 3 जन अरेस्ट हुए। घटना किस लिए हुआ, कुछ पता चला? डिटेल्स देखा होते सब कुछ। बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से नहीं छिपा। आए दिन राज्य में राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को होना पड़ रहा है। यही वजह है कि पार्टी कानून व्यवस्था को बंगाल की सियासत में बड़ा मुद्दा बना रही है। They are failing to understand that the people of Bengal are with BJP. The people of Bengal are with the Modi government. We want the Modi government. We want BJP to be here. Because we are tired. We are just tired of this, political unrest, killing, joblessness, insecurity, torture on women. Every day, every hour, women are getting raped. People of Bengal are tired. We want a change. इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी दावा है कि ये सब कुछ सत्ताधारी TMC के इशारे पर हो रहा है। कि सरकार जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जहां सरकार और पार्टी एक साथ काम करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ये कई बार मैंने आप लोगों को कहा भी है कि देखिए, जब पार्टी चीफ भी है सेम और चीफ मिनिस्टर भी सेम है, तो दोनों का डिसीजन और दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा पार्टी की तरह काम कर रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम कर रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बीच TMC में फूट की खबर भी सामने आ रही है। पार्टी ने मिदनापुर ईस्ट के अध्यक्ष कनिष्का पांडा को निष्कासित कर दिया है। हैरानी इस बात की रही कि कनिष्का पांडा को पार्टी से निकाला गया है। वो अपने पार्टी से निकाले जाने पर बेहद खुश दिखाई दी और ये जश्न उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। दरअसल कनिष्का पांडा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कनिष्का पांडा ने पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस लेने का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने पार्टी के एक धड़े के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। খুব শান্তি এলাম ভাই, এতদিন পরে এই লজ্জার অবমুক্তি হল। আমরা খুব ভালো লাগছে, আজকে খুব খুশির দিন। আজকে আমরা কর্মীরা সব জায়গায় সারা এলাকায় মিষ্টি খাওয়ানোর কথা বলেছি। बंगाल का सियासी घमासान
टीएमसी और बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहा है। केंद्र सरकार ने जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए दिल्ली बुलाया है, उन्हें भी ममता सरकार ने दिल्ली भेजने से मना कर दिया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह सचिव अजय भल्ला को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की नौकरशाही पर दबाव डाल रहा है और गृह सचिव गृह मंत्री अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनके लिखे पत्र के बाद तो ये विवाद और भी गर्मा गया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने टीएमसी पर निशाना साध दिया। फेडरल स्ट्रक्चर के नाते ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्ज बनता है कि स्टेट की होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को बुलाया जाए, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत किया जाए कि कैसे ये जो समस्या है इसका हल किया जा सकते। तो इसलिए अगर होम मिनिस्ट्री से, अगर गृह मंत्रालय से उन लोगों को कोई पत्र प्रेरण करते हैं तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं और ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर भी पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। अगर बीजेपी कल्याण बनर्जी के पत्र पर टीएमसी पर निशाना साध रही है तो टीएमसी भी पुरजोर अंदाज से आईपीएस अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर उनका बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। Procedure for IAS IPS officers, they are governed by Article 312 of the Constitution. But after being selected for IAS or IPS, they are assigned a state cadre. They may be West Bengal, Maharashtra, whatever. The center may ask for names of officers to be sent on deputation. Then it is up to the state to release them or not to release them. वैसे जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है, उनमें एक अधिकारी का नाम राजीव मिश्रा है, दूसरे का नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है और तीसरे आईपीएस अधिकारी का नाम भोलानाथ पांडे है। जेडीयू का दावा है कि आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा ये मुद्दा प्रशासनिक कुशलता के लिए उठाया गया एक कदम है और पार्टी इसका स्वागत करती है। प्रशासनीय कुशलता के लिए ये कदम उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा किए गए ऐसी सभी प्रयासों की हम सराहना करते हैं। लेफ्ट वहीं टीएमसी आरोप लगा रहा है कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तो ममता बनर्जी का मर्डर भी करवा सकती है बीजेपी, ऐसी प्लानिंग चल रही है। टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगे। राजनीति मतभेदों को लेकर के होती है। बंगाल की राजनीति में हिंसा और विद्वेष का दखल हो चुका है जो बहुत खराब है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह 19 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा बंगाल की सियासी फिजाओं में और ज्यादा गर्माहट ला सकता है। और इस वक्त एक अहम खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि किसान मुद्दे पर दोनों के बीच अहम बैठक हो सकती है। एक दिन पहले भी दोनों नेताओं ने उत्तराखंड के किसानों से बात की थी, जिसके बाद उत्तराखंड के किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया था। और अब ये बड़ी खबर, अब ये बड़ी जानकारी कि अमित शाह के आवास पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं और किसान के मुद्दे पर दोनों के बीच हो सकती है अहम बैठक। नीरज हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या बता रहे हैं सोर्सेज बैठक को लेकर और क्या जानकारी? देखिए गायत्री, 35 से 40 मिनट होने को है इस बैठक और लगातार किसानों का आंदोलन जो कि 19वें दिन में है अपने, और हम लोग अमित शाह के घर के बाहर हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है, लगातार विभिन्न पक्षों पे सरकार बातचीत कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तमाम पहलुओं और विकल्पों पे चर्चा कर रहे। देखिए, एक बात तो साफ है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। दूसरी अहम बात की लगातार विभिन्न लोगों से, आपको याद होगा कि कल ही जब अमित शाह नरेंद्र सिंह तोमर पंजाब के बीजेपी नेताओं से मिले और इस मुद्दे पे बात की, शाम को उत्तराखंड के नेताओं से मिले नरेंद्र सिंह तोमर, तो लगातार सरकार की पहल जारी है। और इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें यही चर्चा हो रही है कि आखिरकार कैसे किसानों के आंदोलन को
खत्म कराया जाए। ये विकल्प सरकार के पास मौजूद है। सरकार कह चुकी है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं और 35 से 40 मिनट होने को बैठक को देखना होगा कि चलिए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं दोनों के बीच वहां मुलाकात को और बैठक किसानों के मुद्दे पर, जिसकी जानकारी अपडेट नीरज हमें दे रहे थे। नीरज, आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए।